पिछले पाठ में हमने आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर शासन किया और यहाँ आने के बाद कौन कौन से नीतियाँ अपनाई उन्होंने, किस प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था को चलाया और उस शासन व्यवस्था से किस प्रकार से जो आम जनता थी, जो भारत के लोग थे, वो प्रभावित थे। आज जो हम पाठ आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो आज पाठ 6 है, जिसमें बताया गया है कि ब्रिटिश राज्य के अधीन भारत। तो आपको पता है कि सन 1857 में क्या हुआ था। सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में हुआ, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत में जो कंपनी का शासन था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे यहाँ शासन कर रही थी, वो उसका शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ये जो 1857 की जो ये क्रांति हुई, ये स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो शासन किया जा रहा था, ठीक है, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। और अब भारत में यहाँ पर क्या होता है, अब जब ये शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो जाता है तो ब्रिटिश जो सरकार है, ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है? ब्रिटिश सरकार का शासन यहाँ पर आता है, ठीक है। किसका शासन आता है? ब्रिटिश सरकार का शासन आता है। ब्रिटिश सरकार ने अपना शासन यहाँ पर ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने के उपरांत रानी विक्टोरिया, कौन थी? रानी विक्टोरिया, ये याद होना चाहिए सब। रानी विक्टोरिया को शासिका बनाया गया। क्या बनाया गया? शासिका बनाया गया। किसको बनाया गया? रानी विक्टोरिया को शासिका घोषित किया गया। यहाँ तक की बात समझ में आई आपकी? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चला, इसके उपरांत क्या हुआ? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन समाप्त हो गया। परिणाम उसका ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन उसका समाप्त हो गया। जब उसका शासन समाप्त हो गया तो जो भारत की शासन व्यवस्था थी वो किसके हाथ चली गई? ब्रिटिश सरकार के हाथ चली गई। जब ब्रिटिश सरकार के हाथ चली गई तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि वहाँ पर शासन चलाने के लिए, भारत की शासन व्यवस्था देखने के लिए रानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित कर दिया। क्या बना दिया? भारत की महारानी बना दिया इनको कि आप जो है भारत की शासन व्यवस्था का संचालन करेंगी। तो जब विक्टोरिया भारत की शासन की प्रमुख बनी या भारत की शासिका बनी या महारानी बनी, तो इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र में इन्होंने कुछ बातें रखी, ठीक है। ये विक्टोरिया का घोषणा पत्र था। अब ये विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र होता है, यहाँ पर क्या है? इस घोषणा पत्र में इन्होंने कुछ बातें रखी, ठीक है, कि किस तरीके से शासन व्यवस्था चलेगी, क्या मानक होंगे, क्या नियम होंगे, इस पर इन्होंने चर्चा की। तो इन्होंने कहा सबसे पहला काम किया जो क्षेत्र विस्तार की सीमा नीति थी। क्या थी? क्षेत्र विस्तार सीमा नीति को समाप्त कर दिया। क्या किया? क्षेत्र विस्तार की जो सीमा नीति थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया, ठीक। सबसे पहला काम इन्होंने ये किया। दूसरी चीज़ इन्होंने ये किया कि जो अंग्रेज़ों की हत्या की थी, जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों की हत्या करने वालों को
क्या किया, छोड़ करके, ठीक है, बाकी सभी को क्षमा कर दिया। क्या किया, अभी मैं इसको बताता हूँ। अब इन्होंने क्या किया, दूसरी चीज़ कि जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में जिन क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों की हत्या की थी, किसकी हत्या की थी, अंग्रेज़ों की हत्या की थी, उनको तो इन्होंने नहीं छोड़ा, उनको नहीं माफ़ किया। बाकी जो और क्रांतिकारी थे, जो दोषी थे, उनके अपराधों को क्षमा कर दिया। क्या कर दिया गया, क्षमा कर दिया गया। और उसके अलावा फिर तीसरी चीज़ क्या थी, जो विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदार थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में या विद्रोह में भाग लिया, उनकी राजभक्ति प्रदर्शन की क्षमता के आधार पर उनको क्या कर दिया, पुनः उनको जागीरें उनकी वापस कर दी गई। तीसरा पॉइंट यह है कि पुनः उनकी जागीरें वापस कर दी गई। अगली बात यह थी कि बिना भेदभाव के, कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, योग्यता के आधार पर सरकारी भर्ती में क्या किया जाएगा, सरकारी सेवाओं में जो भर्ती की जाएंगी उसका करने का वचन दिया गया कि हम किसी भी प्रकार की भेदभाव के बिना, कि ये भारत के लोग हैं या इस तरीके के लोग हैं, इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सिर्फ क्या देखी जाएगी, योग्यता देखी जाएगी कि वो व्यक्ति उस पद के लायक है कि नहीं है। अगर वो व्यक्ति उस पद के लायक है तो क्या होगा, उसको उस सेवा करने का अवसर उसको दिया जाएगा। इन्होंने अपनी ये यहाँ पे चौथी बात रखी। अगली बात इन्होंने क्या किया कि जो सैनिक थे उसमें यूरोपियों के सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया गया, ठीक है, और भारतीय सैनिकों की संख्या को घटा करके निश्चित कर दी गई कि ये इतनी संख्या इनकी रहेगी। उसको अनुपात में डिवाइड कर दिया कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी जिसमें 1.2 था, और मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंटियों में 1.3 के अनुपात में निश्चित कर दिया गया। तो ये थी इनके घोषणा पत्र की प्रमुख बातें। किसके, महारानी विक्टोरिया की। किसके थी, रानी विक्टोरिया। जब ये शासिका बनी तो इन्होंने जो घोषणा प्रस्तुत किया, उस घोषणा पत्र में इन पॉइंटों को इन्होंने रखा, ठीक है, कि इस तरीके से हम जो है शासन व्यवस्था का संचालन करेंगे। अब क्या हुआ, अब ये ब्रिटिश साम्राज्य विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार इंग्लैंड में भारत की जो शासन व्यवस्था थी, ठीक है, उसकी देखरेख के लिए, नियंत्रण के लिए एक अलग से मंत्री नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया, मंत्री नियुक्त किया गया, और वो क्या कहलाया, भारत मंत्री कहलाया। क्या कहलाया, भारत मंत्री कहलाया, कि वो क्या करेगा, भारत की जो शासन व्यवस्था है उसका देख रेख के लिए और नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त किया, जिसको भारत मंत्री कहलाया। और ये भी बताया कि ये व्यक्ति उत्तरदायी किसके प्रति रहेगा, ब्रिटिश संसद के प्रति। क्या रहेगा, इसका जो उत्तरदायित्व रहेगा वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी रहेगा। ये चीज़ बनाई गई। और भारत में गवर्नर जनरल जो पहले होता था उसको क्या कहने जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। जो भारत में पहले गवर्नर जनरल का पद था उसको उन्होंने क्या कहा, वायसराय। वायसराय का पद कहा क्योंकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था का एक प्रमुख प्रतिनिधि था। क्या था, ब्रिटिश शासन व्यवस्था का एक प्रमुख प्रतिनिधि था। कौन था, वायसराय, जिसको पहले क्या कहते थे, जनरल कहते थे। और उसके बाद उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का निर्माण किया गया कि भाई जो वायसराय बनेगा वो अकेले शासन व्यवस्था का संचालन तो नहीं कर लेगा, तो उसके संचालन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए एक 4 सदस्यों की समिति बनाई गई, जिसमें राजपूत, मराठा और सिख और हैदराबाद के निज़ाम और अंग्रेज़ों को निष्ठा के लिए पुरस्कृत करते हुए उनको ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य राज्यों के रूप में उनको मान्यता प्रदान की गई। ठीक है। अब भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में जो जमीन का कार्य था, राजस्व का कार्य था, तालुकोदारों और जमींदार कौन थे, जमींदार हुआ करते थे पहले, तालुकेदार हुआ करते थे। ये क्या करते थे, ब्रिटिश पद्धतियों को मान्यता प्रदान की गई और ये लोग बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश शासन के एक एजेंट के रूप में कार्य करने लगे। क्या करने लगे, ब्रिटिश शासन के एक एजेंट के रूप में कार्य करने लगे। इस प्रकार भारतीय प्रबुद्ध वर्ग के साथ नम्र और मैत्रीपूर्ण व्यवहार निश्चित किया गया। जो भारत का प्रबुद्ध वर्ग था, जो उच्च वर्ग था,
उसके साथ इन्होंने क्या किया, शासन व्यवस्था में विक्टोरिया की जो शासन व्यवस्था थी उसमें उनके साथ बड़े ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार से और विनम्र भाव से उनके साथ व्यवहार किया गया, क्योंकि ब्रिटिश शासक ये मानते थे क्योंकि निम्न वर्ग और मध्य वर्ग हमेशा उच्च वर्ग का ही अनुसरण करते हैं। इस धारणा के लिए इन्होंने कहा कि अगर हम उच्च वर्ग को विनम्र और अच्छा व्यवहार करेंगे तो उच्च वर्ग से हम क्या करेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा लेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार बात मनवा लेंगे, और जब उच्च वर्ग के लोग मान जाएंगे तो जो निम्न और मध्य वर्ग के लोग हैं वो उच्च वर्ग की बातों का अनुसरण करेंगे। इसलिए हमें उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत किस पे है, उच्च वर्ग पे। ब्रिटिश शासकों को सैन्य पुनर्गठन करने के लिए विवश होना पड़ा। यूरोपीय एवं ब्रिटिश मूल के अधिकारियों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। क्या हुआ, जो यूरोपीय मूल के थे और ब्रिटिश के जो थे वो अधिकारी वहाँ पे बढ़ा दिए गए। और एक महत्व तोपखाना था, जो उनका तोपखाना होता था, और मारक क्षमता वाले जो हथियार थे वहाँ पर भारतीय सैनिकों को वंचित रखा गया। यानी उस क्षेत्र में या वो जहाँ पर ये चीज़ें तोपखाने इनकी चलाने की व्यवस्था थी वहाँ पर किसी भी भारतीय सैनिक को स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि अगर ये वहाँ पे स्थान पा जाएंगे तो इनसे जो है ये क्रांति कर सकते हैं, इसलिए इनको वहाँ पे स्थान नहीं दिया गया। और इसके साथ ही सेना में जातियों एवं संप्रदाय के आधार पर सैनिक इकाइयाँ बनाई गईं, जिनमें जिससे कि भेदभाव बना रहे उनमें, जैसे बंगाली रेजिमेंट और राजपूत रेजिमेंट। इस तरीके से इन चीज़ों का गठन किया गया और इन चीज़ों की व्यवस्थाएं की गई। तीसरी चीज़ ये थी राजनैतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन की बात आती है कि किस तरीके से राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन की व्यवस्था की गई। उसमें भारत में जो प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत थी ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया काउंसिल एक्ट के तहत की। कैसे की, एक एक्ट था, उसका नाम था क्या, मतलब ईस्ट इंडिया काउंसिलिंग एक्ट। क्या रखा था उसको, ईस्ट इंडिया काउंसिलिंग एक्ट रखा था। और उस एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है क्या किया था, पुनर्गठन की शुरुआत की थी। ठीक है, प्रशासनिक का है क्या पुनर्गठन की बात की थी, भारतीय जो प्रशासनिक पुनर्गठन था उसकी बात की थी। लेकिन 1861 ईस्वी में, कब, यहाँ पर बात करते हैं 1861 ईस्वी की। 1861 ईस्वी में क्या हुआ कि इसमें बदलाव किया गया। क्या किया गया, 1861 में गवर्नर जनरल की काउंसिल का नाम क्या कर दिया गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग कर दिया गया। ठीक है, 1861 में जो हमारी ईस्ट इंडिया काउंसिल एक्ट थी उस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल का नाम क्या कर दिया गया, ये आपको याद करना पड़ेगा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव और काउंसिलिंग। ठीक है, क्या कर दिया गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। और जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारी बनाई गई, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, जो सदस्यों की संख्या थी वो 6 से 12 करने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव, तो यहाँ पर जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो एक काउंसिल बनाई गई थी यहाँ पे, तो यहाँ पर यह किया गया कि इस एक्ट में जो संख्या का निर्धारण किया जाएगा कि 6 से 12 कितने सदस्य रहेंगे, 6 से 12 रहेंगे। ये जो 6 से 12 रहेंगे, ये 12 जो संख्या रहेगी, ये अधिकार किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल को दे दिया गया। किसको दिया गया, और इसमें से जो आधे सदस्य होते थे वो गैर सरकारी होते थे। कैसे होते थे, गैर सरकारी होते थे। आधे सदस्य जो इसमें से थे वो गैर सरकारी थे। कैसे थे, गैर सरकारी तरीके के थे, क्योंकि इनको, और ये काउंसलिंग पूरी तरह से क्या थी, अधिकार विहीन थी। इसको कोई बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे, ना तो इसका वित्तीय नियंत्रण था और ना ही इसका प्रशासनिक नियंत्रण था। दोनों नियंत्रण इसके ऊपर नहीं थे, कोई भी वित्तीय नियंत्रण भी नहीं था और कोई भी प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। इस प्रकार से जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव एक्ट बना, इस एक्ट में क्या हुआ, जो संख्याएं रखी गई 6 से 12 के बीच में, ये गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया। और ये जो चीज़ें थीं ये बिल्कुल अधिकार विहीन थी। क्या थी, बिल्कुल
अधिकार विहीन थी। यहाँ पे इनके पास प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण नहीं था। इस काउंसिल के द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब तक कि गवर्नर जनरल का अनुमोदन नहीं होता, मतलब इन्होंने किसी कानून बनाने की बात की, इन्होंने कोई बात रखी कि ये काम ऐसे किया जाए, लेकिन जब तक उसके ऊपर गवर्नर जनरल अपनी मोहर नहीं लगाता, जब तक गवर्नर जनरल उसको पारित नहीं करता, तब तक क्या था कि वो जो है कानून नहीं बन सकता था। क्या था? वो कानून नहीं बन सकता था। अतः कानूनों के मामले में हम कह सकते हैं कि मात्र एक सलाहकार समिति थी। क्या थी? एक सलाहकार समिति थी, क्योंकि इसके जो अधिकार थे वो बहुत ही सीमित थे। ठीक है, ये केवल सलाह दे सकती थी, किसी प्रकार का कोई भी कानून बिना गवर्नर जनरल के अनुमोदन के बिना पारित नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ पे ये स्पष्ट हुआ नहीं हुआ। और इसमें जो भारतीय सदस्य थे, कुछ भारतीय सदस्यों को भी इसमें रखा गया। जो भारत के सदस्य थे वो कैसे नामित होते थे? गवर्नर जनरल के द्वारा नामित होते थे। कौन नामित करता था उनको? गवर्नर जनरल नामित करता था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल के द्वारा ही ये नामित होते थे और आम भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व ये लोग बिल्कुल नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? जो आम जनता थी उसका ये क्या करते थे? प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करते थे। तो इस तरीके से ये जो हमारी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके बारे में, उसमें क्या किया गया, कौन कौन से अधिकार रखे गए, क्या सदस्यों की संख्या रखी गई, कैसे इसको बनाया गया, ये चीज़ हमने आपको डिटेल से समझा। ठीक है, तो यहाँ से कैसे ब्रिटिश राज्य के अधीन जब भारत आया तो किन किन चीज़ों के ऊपर क्या क्या बदलाव किए गए, ये चीज़ आपकी समझ में हमें लगता है कि आ गई होगी। नहीं आई? बताइए, आ गई सबकी समझ में? अब तीसरी चीज़ ये है कि एक एक्ट आया, इंडिया काउंसिल एक्ट। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपसे क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए और ये भी याद होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव एक्ट हमारे यहाँ आया, इस एक्ट को आने के उपरांत, ठीक है, ये एक्ट जब हमारे यहाँ आता है तो इसमें क्या क्या चीज़ें की गई और ये कब इसमें संशोधन किया गया, जैसे कि हमने आपको बताया भी है कि 1861 ईस्वी में इस एक्ट को बदल दिया गया। अब तीसरी बात यहाँ पर ये करते हैं, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 की। किसकी करते हैं? इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। यहाँ लिख सकते हैं INDIA, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी में एक ही तरीके से लिखा जाएगा। इसको हिंदी में भी लिखेंगे ना तो इंडिया काउंसिल एक्ट ही लिखेंगे। तो 1892 ईस्वी में क्या आया? इंडिया काउंसिल एक्ट आया। अब इस एक्ट में क्या किया गया? जो भारत की शासन व्यवस्था थी उसमें सुधार की बात की गई। क्या बात की गई? इसमें सुधार की बात की गई। इसमें सुधार किए गए कि जिससे, क्योंकि जो पहले एक्ट थे उनसे भारतीय जनता क्या थी? संतुष्ट नहीं रहती थी। ठीक है, तो इसका सबसे पहला काम क्या हुआ कि भारत की शासन व्यवस्था में सुधार किए गए थे, उनसे भारतीय जनता संतुष्ट नहीं थी। नंबर 1 चीज़, भारतीय जनता की मांगों में ध्यान रख करके भारतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए 1892 ईस्वी में इस अधिनियम को पास किया गया। क्यों किया गया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारतीयों की, जो भारत के लोग थे, है ना, क्या था? भारतीयों की जो है मांगों को ध्यान में रख करके, है ना, शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए भारतीयों की मांगों को ध्यान में रखकर क्या किया गया कि भारतीय जो पहले एक्ट बने थे उनसे क्या थे? वो नाराज़ थे, संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि जो नियम उनमें थे वो उनके अनुकूल नहीं थे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि जो समितियां बनाई गई, जैसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई, तो इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया गया? जो वहाँ पे सलाहकार रखे गए 6 से 12 सदस्यों की बात की गई, वो गवर्नर जनरल के द्वारा नामित सदस्य थे भारतीय, और वो बिल्कुल भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे।
ठीक है। तो देखा गया कि जनता के अंदर एक आक्रोश था, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिससे कि भारतीय जनता संतुष्ट नहीं हो पा रही थी, इसलिए इस शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए क्या किया गया, 1892 ईस्वी में ध्यान में रख करके भारतीयों की मांगों को ध्यान में रख करके और शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए, काहे के लिए, शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए, शासन व्यवस्था में बात नहीं बिल्कुल होनी चाहिए है, शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए ठीक है, ये क्या किया गया, ये इंडिया काउंसिल एक्ट को लाया गया। क्या किया गया, इंडिया काउंसिल एक्ट 1992। क्या किया गया, नहीं 1892, 1900 नहीं 1800, 1892 को क्या किया गया, पास किया गया। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो इस अधिनियम को पास कर दिया गया, कब, काहे के लिए किया गया, भारतीय की मांगों को ध्यान में रख करके और शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए। इतनी चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि एक्ट क्यों आया। ठीक है, यहाँ तक की समझ में आ गई। अब वायसराय परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। हाँ क्या, काट दो उसको, कट गया। अब क्या किया गया यहाँ पे, दूसरी चीज़ जो यहाँ पे थी वो ये थी कि जो वायसराय था कि जो परिषद की सदस्य संख्या थी वो क्या कर दी गई, वायसराय परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, कितनी कर दी गई, 6 से 12 नहीं, 12 से 16 कर दी गई। 6 से 12 से इंपीरियल एक्ट में की गई थी, यहाँ से कितनी कर दी गई, 12 से 16 कर दी गई। ठीक है, ये वो इंपीरियल काउंसिल एक्ट था, ये इंडिया काउंसिल एक्ट है, दोनों में अंतर है ना। वो एक्ट पहले आया था, उस एक्ट की व्यवस्था से भारतीय लोग संतुष्ट नहीं हुए ना, तब इस एक्ट को लाया गया, इस एक्ट को पास किया गया कि कुछ ऐसे परिवर्तन कर दिए जाएं जिससे कि भारत के लोग संतुष्ट रहें, या नियम में परिवर्तन कर दिया जाए। और इसी कारण केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही परिषदों में मनोनीत सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों की संख्या से अधिक हो गई। क्या हो गई, जो मनोनीत सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य थे, ठीक है, दोनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्य जो थे उनकी संख्या से अधिक हो गई। अब इस मनोनयन से समाज में क्या हुआ, इस मनोनयन समाज के विशिष्ट वर्गों से किया जाता था। अब ये जो मनोनयन किया जाने लगा, जो चुनाव किया जाने लगा, वो किसका किया जाने लगा, समाज के विशिष्ट वर्ग के लोगों का किया जाने लगा। परिषद के सदस्यों को शासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने और विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया कि अगर आपको शासन व्यवस्था में कोई भी बदलाव समझ में आता है, कोई भी चीज़ आपको ठीक नहीं लगती है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। ये भी अधिकार इनको यहाँ पे प्रदान कर दिया गया। और इस प्रकार भारत शासन संबंधी अधिकार भारतीयों को नाम पत्र के लिए प्राप्त हुए, नाम मात्र के लिए। यहाँ पर भी ये सुधार हुआ किसके लिए, भारतीयों के लिए हुआ, लेकिन यहाँ पर भी जो भी चीज़ें मिली वो क्या मिली, नाम मात्र के लिए रहीं। यहाँ पर भी कोई विशेष बदलाव नहीं आया किसके अंदर, भारत के आम जनता के लोगों के अधिकारों को लेकर के कोई इस प्रकार का कोई विशेष शासन में बदलाव नहीं किया गया। जो भी बदलाव किए गए वो मात्र केवल नाम मात्र के बदलाव है। क्या रहे, केवल नाम मात्र के बदलाव रहे, इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किए गए। अब स्थानीय स्वशासन की बात की गई। इस इंडिया काउंसिल एक्ट के तहत जो बात की गई वो काहे की बात की गई, स्थानीय स्वशासन की बात की। अब स्थानीय स्वशासन क्या था, स्थानीय सरकार के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए।
ग्रामीण देशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। क्या किया गया? जो ग्रामीण प्रदेश थे वहाँ पर स्थानीय बोर्डों की स्थापना कर दी गई। सबसे पहली चीज़ तो यह है। दूसरी, प्रत्येक ज़िले में जिला उपविभाग और तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। ये कहा गया कि प्रत्येक ज़िले में एक जिला उपविभाग बनाया जाए, ठीक है, तहसील बनाया जाए, बोर्ड बनाया जाए, इनकी आज्ञा हुई। और नगरों में नगर पालिकाएँ स्थापित की गई। यहीं से आपको समझना है कि जो स्थानीय स्वशासन था, यहीं से तहसील की बात होती है, ठीक है। तहसीलें सामने निकल के आई यहीं पर, और यहीं पर तहसील के साथ ही साथ क्या हुआ, नगरों में नगर पालिकाओं के गठन की बात की गई कि नगर पालिकाएँ स्थापित की जाएं और इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य और आय के साधन दिए गए कि आपको एक निश्चित कार्य है, आप ये कार्य करेंगे और आपके आय के जो साधन हैं ये साधन आपको रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप का दायरा है, आप अपनी सीमाओं में कार्य करें। तो स्थानीय स्वशासन में क्या किया गया? तहसील, जिला विभाग का गठन किया गया और उसके साथ ही साथ नगरों में नगर पालिकाओं का गठन किया गया और नगर पालिकाओं के कार्यों का दायरा निश्चित कर दिया गया और उनके आय के साधन भी निश्चित कर दिए गए कि आप इस तरीके से अपनी कार्य व्यवस्था का संचालन करेंगे। इन्हें रोशनी, गलियों में मार्गों की सुरक्षा, जैसा कि आज भी है, लाइट की व्यवस्था करना, रास्ता सही करना, ठीक है, और साफ सफाई का ध्यान रखना, शिक्षा, जलपूर्व, चिकित्सा सहायता का कार्य सौंपा गया। और ये परिवर्तन 1883 से 85 ईस्वी के बीच, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो था 1853 से 1885, ठीक है, 1883 से 53 नहीं है, 1883 से 1885, ठीक है, 53 नहीं है यहाँ पे। 1883 से 1885 ईस्वी के बीच में क्या किया गया? स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित कर दिया गया। क्या किया गया? स्थानीय स्वशासन अधिनियम क्या हुआ? पारित किया गया। समझ में आया बेटा यहाँ तक? तो यहाँ पर क्या किया गया कि नगर पालिकाएँ बना देंगे, इनके कार्य सौंप दिए गए कि आप रोशनी की व्यवस्था करेंगे, सड़कों की व्यवस्था करेंगे, जलपूर्ति, पानी की पेयजल की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे और इसी चीज़ों को लेकर के चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था करेंगे। और यही परिवर्तन जो है 1883 से 85 के बीच में स्थानीय स्वशासन अधिनियम लागू कर दिया गया और यही व्यवस्था आज भी हमारे यहाँ लागू है कि नहीं लागू है? बोलो, तहसील है हमारे यहाँ कि नहीं है? नगर शहरों में सीतापुर में बात करें, सीतापुर क्या है? जिला है, तो वहाँ पर क्या है? नगर पालिका है। नगर पालिका का कार्य है नगरों को साफ रखना, रोशनी की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, साफ सफाई की व्यवस्था करना, है ना। ये सारे काम किसको दिए गए? नगर पर। तो जो स्थानीय स्वशासन अधिनियम हमारा था, ये जो पारित किया गया, ये व्यवस्था आज भी हमारे भारत में संचालित है। क्या है? व्यवस्था आज भी हमारे यहाँ लागू है। इस व्यवस्था के तहत ये सारे काम किए गए। इसके बाद आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सिविल सर्विसेज, जिसको लोक सेवा। इसके विषय में आप परिचित नहीं हैं, हम आपको बताएंगे। जो हमारे यहाँ IAS, IPS, IFS जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ होती हैं, वो हमारी संघ लोक सेवा आयोग के थ्रू होती हैं। तो जो सिविल सर्विसेज थे उसमें क्या बदलाव किए गए और ये एक्ट जो है कैसे बनाया गया, कब बनाया गया और इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई, तो ये चीज़ की चर्चा हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में। तब तक के लिए आज जो हमने आपको बताया इसको समराइज करता हूँ कि कैसे ब्रिटिश शासन व्यवस्था हमारे यहाँ आई। महारानी विक्टोरिया को यहाँ की सर्वाग्री घोषित कर दिया गया और सामग्री घोषित होने के बाद ही, महारानी घोषित होने के बाद ही उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखा, जिनका हमने आपको विधिवत चर्चा की, जिस पर आपको बताया कि किन किन चीज़ों को उन्होंने अपने उसमें रखा। उसके बाद उन्होंने शासन व्यवस्था चलाने के लिए
भारत मंत्री की नियुक्ति की। जो जनरल था उसको वायसराय कहा जाने लगा, ये भी हमने आपको बताया, क्योंकि वायसराय अकेले किसी कार्य को नहीं कर सकता था। इसके लिए उन्होंने क्या बनाया, 4 सदस्यीय समिति बना दी, और उस 4 सदस्यीय समिति में उन्होंने क्या किया कि जो है उनको कार्य करने के लिए, सहयोग करने के लिए व्यवस्था की गई। इसके बाद जो तालुकेदार थे, भू राजस्व के क्षेत्र में बात की गई, वहाँ पर उन्होंने भी प्रशासन की व्यवस्था की, और इसमें इन्होंने क्या किया, जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके साथ विनम्रता का व्यवहार किया, बड़ी उदारता का व्यवहार किया, ताकि ये उनका मानना था कि अगर विनम्रता का व्यवहार हम उच्च वर्ग के साथ करेंगे तो निम्न और मध्य वर्ग के लोग उच्च वर्गों का अनुसरण करते हैं, इसलिए वो स्वतः ही वो चीज़ें अपने आप लागू हो जाएंगी, इनकी भावना थी। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि सैनिकों के चयन के लिए सैनिकों को सैन्य पुनर्गठन की बात की, जिसमें इन्होंने जो है यूरोपीय और ब्रिटिश मूल के अधिकारियों की संख्या में वृद्धि कर दी गई, और जो इनके तोपखाने थे, मारक क्षमता वाले हथियार थे, वहाँ पर भारतीय सैनिकों को निषेध कर दिया गया, वो वहाँ पर नहीं जा सकते थे, उनको वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। तीसरी चीज़ थी सैनिक इकाइयाँ बना दी गई भेदभाव के साथ में, ताकि इनके अंदर भेदभाव बना रहे, जिसमें हमने बताया कि विभिन्न प्रकार के रेजिमेंटों का निर्माण हुआ। उसके बाद जब राजनैतिक पुनर्गठन की बात आई तो हमने आपको बताया कि एक इंडिया काउंसिल एक्ट थी, इसको 1861 में क्या किया गया, गवर्नर जनरल की काउंसिल का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया, और इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी कर दी गई, 6 से 12 कर दी गई। और इसका ये काउंसिल तो बना थी दी गई, लेकिन इसका नाम मात्र का ही काउंसिल थी, क्योंकि इसका ना तो कोई वित्तीय अधिकार था और ना ही प्रशासनिक अधिकार था, ना ही ये कोई कानून बना सकते थे। कानून बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना, अनुमोदन के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता था। अतः क्या, और यहाँ पे कुछ सदस्य नामित किए गए जो भारतीय भी थे, लेकिन वो भारत की जनता का बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। जब इस तरीके की व्यवस्था आ गई, व्यवस्था आने के बाद में लोगों के बीच रोष पैदा हुआ, भारतीयों के बीच, कि इसमें हमारे काम की तो कोई चीज़ नहीं है, हमारे हित की कोई बात नहीं है। तो फिर उसी के बाद में इंडिया काउंसिल एक्ट लाया गया 1892 ईस्वी में। जब इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 ईस्वी में आता है तो इसमें यह किया गया कि जो भारत के लोग हैं, इसमें शासन व्यवस्था में सुधार किए जाएं, और शासन व्यवस्था में भारतीयों की मांगों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन करने के लिए इस इंडिया काउंसिल एक्ट को लाया गया, और इसमें सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। ठीक है, और इसमें ये अधिकार दे दिया गया कि इसमें भी जो मनोनयन किया गया, जो चुनाव किया गया, वो समाज के विशिष्ट वर्गों से ही किया गया, और इसमें किसी भी उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार, बातों का अधिकार, सारी चीज़ों को लागू कर दिया गया कि आप कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो विचार विमर्श और विचार प्रश्न आपके द्वारा की जा सकते हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद में भी रिजल्ट क्या हुआ कि जो भी नियम बनाए गए वो भारत वासियों के लिए केवल नाम मात्र के नियम थे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं सम्मिलित कर दी गई कि जिससे जो है भारत की जनता का कोई बहुत बड़ा हित हो सके। ठीक है, स्थानीय सुशासन की बात करने के लिए जब बात आई तो जो स्थानीय बोर्ड थे उनका गठन किया गया कि किस तरीके से स्थानीय बोर्डों का गठन किया जाए, और प्रत्येक ज़िले में उप विभाग, तहसील, ठीक है, इनका निर्धारण करने के लिए आज्ञा दी गई। और उसके साथ ही साथ जो नगर थे, नगर में क्या किया गया, नगर पालिकाओं को स्थापित किया गया, और नगर पालिकाओं के कार्य निश्चित कर दिए गए कि नगर पालिका जो है वो क्या करेगी, शिक्षा की व्यवस्था करेगी, पानी की व्यवस्था करेगी, सड़कों की व्यवस्था करेगी, साफ सफाई की व्यवस्था करेगी, और ये सारे काम करेगी। और इसमें जो चीज़ें आईं, और उसके बाद में इसमें परिवर्तन जो है क्या हुआ, 1883 से 1885 के बीच में एक एक्ट लाया गया जिसको स्थानीय सुशासन अधिनियम कहा गया। इसको पारित कर दिया गया, और यही व्यवस्था हमारे यहाँ आज भी लागू। दैट्स ऑल, इतना ही। और हम आशा करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा। सबकी समझ में आ गया है? ठीक है, ओके।